हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीता। आप सभी लोगों का स्टडी विथ अनीता पर स्वागत है। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के अंगों के बारे में। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्याकरण का सबसे पहला अध्याय या मैं कहूँ व्याकरण का सबसे पहला अंग जिसका नाम है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार क्या है, वर्ण विचार के कितने प्रकार हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण विचार क्या है। तो वर्ण विचार जो है ये व्याकरण का सबसे पहला अंग है। वर्ण विचार के अंतर्गत ही हम लोग वर्णों के स्वरूप, वर्णों के लक्षण, वर्णों के प्रकार और वर्णों के नियम इत्यादि के बारे में जानते हैं। ठीक, तो अब सब वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहला जो शब्द है जो आता है वो है वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि के चिन्ह को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं भाषा की सबसे लघुतम इकाई को वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ण जिसका शाब्दिक अर्थ है अक्षर, दूसरा माला, माला अर्थात हार जो गले में पहनी जाती है। तो जब वर्णों को क्रमबद्धता व्यवस्थित तरीके से सजाया जाता है तो वो वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, तो क्या है वर्णमाला, जब वर्णों को व्यवस्थित क्रम में सजाया जाता है तो वो वर्णमाला कहलाती है। अब जानते हैं वर्णमाला के कितने प्रकार हैं। वर्णमाला के मूलतः दो प्रकार होते हैं, पहला स्वर, दूसरी व्यंजन। ठीक है, अब जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा देखते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण करते वक्त मुख से निकलने वाली वायु में किसी भी प्रकार का अवरोध या रुकावट उपस्थित नहीं होती है। अतः जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, ये आत्मनिर्भर होते हैं। स्वरों के उच्चारण करने में हमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे हमने कहा अ, तो अ में सिर्फ अ है, हमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। लेकिन अगर मैं व्यंजन की बात करूं जिसमें व्यंजन का पहला वर्ण है क, अगर मैं क कहूं तो क में अपने आप जो है क के साथ आ रहा है, अर्थात जो क है ये स्वतंत्र नहीं है, ये आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, तो स्वर किसे कहते हैं, स्वर उस ध्वनि को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर, अब जानते हैं स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर जो है कुल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरी जो है वो उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर जो है जिन वर्णों को बोलने में केवल और केवल एक मात्रा का समय लगता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि सबसे कम समय लगता है, उन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। ठीक है, अ, ई, उ, री जो है ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब अगली जो स्वर है उसका नाम है दीर्घ स्वर। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ ही होता है बड़ा। ठीक है, तो जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात कहूं कि ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। आ, ई, ए, उ, ओ, औ, ये कुल 7 संख्या है दीर्घ स्वर की। ठीक, अब तीसरी जो स्वर आती है उसका नाम है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर की परिभाषा क्या है, तो जिन वर्णों को बोलने में सबसे अधिक समय लगता है, या यूं कहें तो 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर का प्रयोग जो है संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। प्लुप्त स्वर को हम हिंदी के 3 अंक के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 3, हिंदी के 3 अंक के द्वारा हम प्लुप्त स्वर को दर्शाते हैं। प्लुप्त स्वर का प्रयोग कहाँ होता है, तो प्लुप्त स्वर का प्रयोग अत्यधिक मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है। जैसे मैं बोलूं
कि ओम, ओम में किस स्वर का प्रयोग है, तो ओम में प्लुप्त स्वर के प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे स्वर कितने हो गए, स्वर 3 हो गए, ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब जानते हैं व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं। तो जैसे स्वर की परिभाषा मैंने बताई, उसी प्रकार व्यंजन की परिभाषा देखिए। व्यंजन वे वर्ण होते हैं या वे ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण करने में मुख की वायु में अवरोध या रुकावट उपस्थित होती है। व्यंजन जो होते हैं आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। व्यंजन जो है पूरी तरह से स्वर पर निर्भर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देके आपको समझाया, उदाहरण देके, कि अगर हमें क लिखना है तो क में अ जो है खुद ब खुद आ रही है, अर्थात जो व्यंजन है ये आत्मनिर्भर नहीं है। व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है, ठीक है। तो व्यंजन किन वर्णों को व्यंजन कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने में मुख से वायु निकलने में अवरोध या रुकावट उपस्थित हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो होते हैं ये आत्मनिर्भर नहीं होते, ये पूरी तरह से स्वर पर निर्भर होते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो व्यंजन के जो है मूलतः 4 प्रकार होते हैं। पहली स्पर्श व्यंजन, दूसरी ऊष्म व्यंजन, तीसरी अंतस्थ व्यंजन और चौथी जो है संयुक्त व्यंजन नाम है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों को बोलने में, ठीक है, वायु मुख के अलग अलग कोनों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ ही होता है छूना, ठीक है, इसीलिए इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, जिन वर्णों को बोलने में वायु मुख के अलग अलग कोनों को स्पर्श करके बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 27 है, ठीक है। कैसे, क वर्ग में 5 वर्ण है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में जो है 5-5 वर्ण हैं, तो ये कुल मिला के 25 हो गए। और 2 जो है द्विगुणी वर्ण इसमें जुड़ते हैं जिन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, जिन्हें द्विगुणी वर्ण भी कहते हैं, ड और ढ, ठीक है। तो इस स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 27 है। 5 वर्ग के 25 और 2 द्विगुणी। उच्छिप्त क्यों कहते हैं, ड और ढ को उच्छिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं, उच्छिप्त ने इसलिए, उच्छिप्त उन वर्णों को कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ पीछे जाकर झट से आगे गिर जाती है तो उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे पढ़ना, चढ़ना, लड़ाई, ठीक है, बड़ाई, ये जो है ड और ढ ये उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन के बारे में मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो उच्छिप्त व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। उच्छिप्त व्यंजन शब्दों के बीच में या अंत में आते हैं, लेकिन उच्छिप्त व्यंजन से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं की जा सकती है। दूसरे नंबर पे जो व्यंजन है उसका नाम है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ आप सभी लोगों को पता होगा, ऊष्म अर्थात वाष्प या गर्मी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जिन वर्णों को बोलने में मुख से ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या भी 4 है, ठीक है, श, श, श और ह, ये कुल मिला के 4 ऊष्म व्यंजन है। तीसरे नंबर पे जो व्यंजन आती है उसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, उन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं जो वर्ण स्वर और व्यंजन के सहयोग से मिलकर बनते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि वे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के सहयोग से मिलकर तैयार होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की भी कुल संख्या 4 है, य, र, ल, व, ठीक। अब चौथे नंबर पे जो व्यंजन आती है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का शाब्दिक अर्थ ही होता है एक और एक को जोड़कर, एक और एक जोड़ना। संयुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है संयुक्त करना, अर्थात योग करना और जोड़ना। तो वे वर्ण जो एक और एक वर्ण के सहयोग से एक नया वर्ण तैयार करते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त मतलब जोड़ना।
संयुक्त व्यंजनों की भी कुल संख्या 4 होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ग से ज्ञानी, ठीक है, श से श्रमिक और छ से छत्री, त से त्रिशूल। ये जो 4 संयुक्त वर्ण हैं ये निम्नलिखित वर्णों से मिलकर बने हैं। जो ज्ञ से ज्ञानी है ये ज और य वर्ण से मिलकर बने हैं। श से श्रमिक ये श और र से मिलके बने हैं। छ से छत्री ये क और श से मिलके बने हैं। और त से त्रिशूल त और र से मिलकर त और र से मिलकर त्र बना है। जैसे कि त्रिशूल है, त्रैमासिक है इत्यादि। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण एक और एक वर्ण के सहयोग से मिलकर एक नया वर्ण तैयार करते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, और स्वर के प्रकार और व्यंजन के प्रकार। वैसे तो अभी ये जो वर्ण विचार है ये काफ़ी बड़ा अध्याय है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इससे आप लोगों को थोड़े थोड़े करके बताऊंगी। आगे जो है मैं बताऊंगी आपको द्रवित व्यंजन किसे कहते हैं, आगत वर्ण क्या है, ठीक है, वर्ण विच्छेद क्या है, अनुस्वार क्या है, अनुनासिक, विसर्ग इत्यादियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।